नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला अडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अपन पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति का टॉपिक अपना हो चुका था। आज अपन शुरू कर रहे हैं मंत्रिमंडल। अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है उसको राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल कहा जाता है। अमेरिकन मंत्रिमंडल को अगर अपन डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले उसकी विशेषताएं, फिर उसकी उत्पत्ति, फिर उसका निर्माण और फिर देखेंगे उसके कार्य कि मंत्रिमंडल क्या कार्य करती है। सबसे पहले अपन देखते हैं विशेषताएं, अर्थात अमेरिकन मंत्रिमंडल की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण होते हैं। मंत्रिमंडल की मोटे रूप से 5 विशेषताएं होती हैं। अमेरिका की मंत्रिमंडल में 5 मोटे लक्षण पाए जाते हैं। पहला है कि वो एक अधीनस्थ निकाय है। अमेरिकन मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अधीनस्थ होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसको बनाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। ये राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है, जब चाहे इनसे परामर्श ले सकता है। तो ये अधीनस्थ निकाय राष्ट्रपति के अधीन होती है। राष्ट्रपति का डिसीजन सर्वे सर्वा होता है। मंत्री परिषद का परामर्श कोई मान्यता नहीं रखता है। राष्ट्रपति की मर्जी हो तो माने, नहीं तो नहीं माने। तो ये एक अधीनस्थ निकाय है, राष्ट्रपति के अधीन होती है। इसीलिए अमेरिकन मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल कहा जाता है। नंबर दूसरी बात यह है कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, अर्थात संविधान में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। कोई कानूनी इसके बारे में कोई प्रावधान संविधान में नहीं डाले हुए हैं। ये एक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति ने अपनी सुविधा के लिए इसको शुरू किया था, इसलिए ये एक अनौपचारिक संस्था है। संविधान या कानून में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। नंबर थर्ड चीज जो इसके बारे में आती है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता था। अमेरिका में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता है। जिस तरह से ब्रिटेन और जिस तरह से अपने यहाँ पे होता है कि एक मंत्री की गलती से पूरा मंत्रिमंडल गिरता है, सरकार चली जाती है, वैसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, हर मंत्री की अपने विभाग के लिए जिम्मेदारी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। चौथी जो विशेषता ये है कि ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की कार्यपालिका अर्थात मंत्री जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका होती है वहाँ की कांग्रेस, जिसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो जो मंत्री होंगे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए तो वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है और ये दोनों अलग अलग होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में या ब्रिटेन या हमारे यहाँ पे ये प्रावधान होता है कि मंत्री बनने के लिए व्यवस्थापिका की सदस्यता होना जरूरी है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कांग्रेस की मीटिंगों में भाग लेते हैं, न ही कांग्रेस उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटा सकती है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। और जो नेक्स्ट जो 5वीं विशेषता है वो ये है कि परामर्श की बाध्यकारिता का अभाव होता है, अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले, नहीं समझे तो नहीं ले सकता है, बाध्य नहीं है। नंबर दूसरी, परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है, और नंबर दूसरी बात, परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया है, इस राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उसे माने या नहीं माने। तो अमेरिकन मंत्रिमंडल की मोटे रूप से ये 5 विशेषताएं होती हैं कि वो राष्ट्रपति के अधीनस्थ निकाय होता है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है, वो अनौपचारिक संस्था है, उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है, और मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, और उसका परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि इस मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। अमेरिका में जब अपन बात कर रहे हैं कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कानूनन कोई उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका विकास कैसे हुआ, कैसे वहाँ मंत्रिमंडल बना, इसके लिए अपन देखते हैं, उत्पत्ति के एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लेकिन संविधान में कोई व्यवस्था नहीं थी और शासन जैसा कार्य राष्ट्रपति अकेला भी नहीं चला सकता, उसको भी किसी न किसी चीज़ की मदद की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति ने सबसे पहले क्या किया, वहाँ पर सीनेट से परामर्श लेना शुरू किया। सीनेट कांग्रेस का एक सदन है, वहाँ पर उनसे परामर्श लेना शुरू किया, लेकिन सीनेट ने इसको अच्छा नहीं समझा और ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। तब राष्ट्रपति ने न्यायालय से परामर्श लेना शुरू किया। न्यायालय ने भी हर मुद्दे पर परामर्श देना उचित नहीं समझा और ये भी ज़्यादा नहीं चला।
तत्पश्चात राष्ट्रपति ने वहाँ पर जो प्रशासनिक विभाग थे, उनके जो प्रमुख थे, उनसे लिखित में परामर्श लेना शुरू कर दिया। शुरू में लिखित में लेना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे राष्ट्रपति ने उन प्रशासनिक विभागों के जो अध्यक्ष होते थे, जो प्रमुख होते थे, उनकी बैठक बुलाना शुरू कर दिया। और ये जो बैठक थी वो ही आगे जाके मंत्रिमंडल की बैठक कहा जाने लग गया इसको, और 1798 में इसके लिए कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो जो प्रशासनिक विभाग थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उनकी जो बैठक थी वो मंत्रिमंडल में कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे राष्ट्रपति ने उन प्रशासनिक विभागों के जो अध्यक्ष होते थे, जो सचिव होते थे, उनकी नियुक्ति स्वयं करने लग गया और वो मंत्री कहलाने लग गए और वो मंत्रिमंडल उनका इस तरह से बना और राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेना शुरू कर दिया। बाद में जो 1803 का मारबरी बनाम मेडिसन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता प्रदान कर दी और राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करने लग गया। इस तरह एक परंपरा के रूप में अपनी सुविधा के लिए वहाँ पर मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है और एक अनौपचारिक संस्था है। थर्ड अपन ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति कैसे करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति किस तरह से करता है। देखिए, अमेरिका में क्या कर रखा है, अमेरिका में पूरे प्रशासन को 15 भागों में बांट रखा है। 15 भाग हैं: कृषि विभाग, सुरक्षा विभाग, वाणिज्य विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, आंतरिक मामलों का विभाग, श्रम विभाग, भवन एवं शहरी विकास विभाग, न्याय विभाग, विदेश विभाग, यातायात विभाग, कोष विभाग, गृह एवं सुरक्षा विभाग और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विभाग। तो पूरे प्रशासन को 15 भागों में बांट रखा है और इन प्रशासनिक विभागों का जो अध्यक्ष होगा वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, अर्थात वो मंत्री होता है। हालांकि अमेरिका में मंत्री नहीं कहा जाता है, इन्हें सचिव कहा जाता है। और इन विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है, अर्थात अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसके पश्चात सीनेट का परामर्श उस पर लिया जाता है और सीनेट अगर अपनी सहमति उस पर दे देती है अपने बहुमत से उपस्थित सदस्यों को, तो वो मंत्री नियुक्त माना जाता है। अर्थात हम सामान्य शब्दों में अगर हम यूँ कहें कि मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति इन 15 सदस्यों के रूप में करता है। इन 15 सदस्यों के नामों को राष्ट्रपति सीनेट के पास भेजता है और सीनेट की सहमति मिलने के पश्चात वो नियुक्ति वैलिड हो जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और सीनेट सामान्यतः इस पर अपनी सहमति दे देती है। वो बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब मना करती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति का अपना स्वयं का मंत्रिमंडल होता है, इसलिए सीनेट जनरली उसको सहमति दे ही देती है। राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करेगा, 15 ये मंत्री बनाएगा, तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर वो बनाता है। सबसे पहले वो देखता है अपने दल के जो व्यक्ति होंगे समर्थक, उनको लेता है, अपने जो मित्र हैं उनको उसमें शामिल करता है। नंबर दूसरी चीज़ वो देखता है योग्यता और दक्षता को भी ध्यान में रखता है। नंबर थर्ड वो देखता है कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व भी पूरा होना चाहिए, अर्थात अमेरिका को कवर किया हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह से सारे 15 मंत्री ले लेंगे। इसी तरह वो ये देखता है कि बड़े राज्यों से भी एक मंत्री जरूर लेता है, जैसे न्यूयॉर्क है, ये बड़ा है, तो जो बड़े स्टेट है वहाँ से वो जरूर 1-2 मंत्री लेता है। कई बार वहाँ पर अमेरिका में ये भी है कि विरोधी दल में से भी मंत्रिमंडल में सदस्य ले लिया जाता है। अर्थात अगर हम यूँ कहें कि वहाँ राजनीतिक सहजातीयता नहीं होती है, राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए, लेकिन सामान्यतः वो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। दल के व्यक्ति लेगा, अपने मित्र को या सदस्यों को जो परामर्शदाता होते हैं मुख्य वो ले लेता है, बड़े राज्यों से लेता है, योग्यता दक्षता को भी देखता है, प्रतिनिधित्व को भी देखता है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब विरोधी पक्ष में भी मंत्री लिए गए हैं। तो राष्ट्रपति इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने मंत्री परिषद का निर्माण या मंत्रिमंडल का निर्माण करता है सीनेट की सहमति के आधार पर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि ये मंत्रिमंडल क्या कार्य करती है। मंत्रिमंडल के कार्य, अमेरिका में मंत्रिमंडल देखिए एक कमजोर संस्था है। अमेरिका की मंत्रिमंडल के अगर अपन कार्यों की बात करते हैं तो मोटे रूप से 4 ही कार्य यहाँ दिखाई देते हैं या 4 कार्य करती है। पहला कार्य है कि प्रशासन संबंधी कार्य, अर्थात देश की प्रशासन से संबंधित कार्य मंत्री परिषद करती है, प्रशासन चलाती है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग की जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी होता है। विभागीय कार्य प्रत्येक मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो अपने अपने विभाग का प्रशासन चलाना, उससे संबंधित जो कार्य होते हैं वो मंत्रिमंडल करती है। नंबर दूसरा जो मेन काम है परामर्श देना, अर्थात मंत्रिमंडल का दूसरा जो मेन काम होता है राष्ट्रपति को परामर्श देना। राष्ट्रपति जब भी कोई परामर्श लेना चाहे तो मंत्रिपरिषद से परामर्श कर सकता है। मैं यहाँ फिर रिपीट कर रही हूँ कि राष्ट्रपति के पास परामर्श की बाध्यकारिता नहीं होती है। वो परामर्श लेने के लिए भी बाध्य नहीं है और परामर्श मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। जिस विषय को वो उचित समझता है उस पर परामर्श ले सकता है, और जब उसने परामर्श दिया मंत्रिमंडल ने तो उसको मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, क्योंकि अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का होता है। तो परामर्श देता है मंत्रिमंडल, लेकिन मानना है कि बाध्यकारिता राष्ट्रपति की नहीं होती है। नेक्स्ट कार्य अपन कह सकते हैं विधायी कार्य। विधायी कार्य के अंतर्गत मेन काम होता है कि कांग्रेस को आवश्यक सूचनाएं देनी होती है। कांग्रेस अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका मंत्रियों से कोई जानकारी प्राप्त कर सकती है, कोई सूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं। तो वो जो सूचनाएं जानकारी प्राप्त करती है वो मंत्रियों को देना जरूरी होता है। तो कांग्रेस द्वारा चाहिए गई जानकारी या सूचनाएं उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट अपन कह सकते हैं अन्य कार्य, अर्थात जो अन्य कार्य राष्ट्रपति उसे प्रदान करे वो कार्य मंत्रिमंडल को करने होते हैं। तो अमेरिकन मंत्रिमंडल की शक्तियां बहुत कम हैं। वो अपने पर्सनल या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उनका होता है अपने विभाग के लिए, बाकी ज़्यादा शक्तियां वहाँ पर नहीं पाई जाती है। इस तरह अमेरिका में राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है उसका निर्माण एक परंपरा के रूप में हुआ है। वर्तमान में केवल 15 मंत्री होते हैं, 15 विभाग बनाए होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के परामर्श के आधार पर की जाती है। मंत्रिमंडल की अगर हम स्थिति देखते हैं तो 3 बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का कोई कानूनी संवैधानिक आधार नहीं है, ये राष्ट्रपति के अधीन होती है और राष्ट्रपति चाहे तब इसे समाप्त कर सकता है। धन्यवाद।